हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग हिंदी क्षेत्र की भाषाएं देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र की भाषाओं का ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो है टॉपिक है, जो कि केवीएस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या फिर टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे के लिए जिनका कि हिंदी पेपर जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आपके प्रश्नों में जो है लाएगा, तो ये चीज़ें आपको आज हम बता रहे हैं। और हिंदी का ये जो है हिंदी साहित्य का दूसरा क्लास है। तो इससे पहले हम लोग बच्चे हिंदी साहित्य के बारे में जाने थे और उनके कई प्रकार के मतलब कि जो भी उनके अंदर बहुत ही गूढ़ बातें थी वो सारी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलते हैं आज हिंदी क्षेत्र की भाषाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बच्चे यहाँ जानेंगे कि जब भाषा भेद और भाषाई परिवर्तनशीलता का एक ही आयाम होता है कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद अलग अलग जो भी भाषाएं और बोलियां होती है, तो ये भाषाई और बोलियां जो होती है अलग अलग विविधताओं के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम व्यक्तिगत भिन्नता हमारे बीच होने के साथ साथ हम सभी में क्षेत्रीय, स्थानीय तथा विभिन्न प्रकार के भाषाओं में क्या होते हैं, अंतर होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर और परिवर्तन एक क्या कहलाता है, भाषाई विविधता कहलाता है। तो भाषाई विविधता जो है ये भौगोलिक रूप से क्या होती है, अलग अलग मानव समूहों को अलग अलग प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भाषाई विविधता बच्चों को क्या करती है, व्यक्तियों को क्या करती है, भौगोलिक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, तो अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक समूह की जो अलग अलग भाषिक संरचनाएं होती है, तो उस भाषिक संरचनाओं को बच्चे हम क्या बोलते हैं, तो इसी को कुछ लोग जो है बोली की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो बोली शब्द का प्रयोग जो है सामान्यतः हम दो अर्थ में करते हैं। कितने अर्थ में करते हैं, दो अर्थ में करते हैं। यानी कि पहला हम क्या देखते हैं भाई, कि बोली जिसका प्रयोग क्या है कि कम लोगों के द्वारा, किसके भाई, कम लोगों के द्वारा जब किया जाता है, यानी कि बोली का प्रयोग जब हम कुछ सीमित ही लोगों के द्वारा जब प्रयुक्त करते हैं, तो जिससे कि एक सीमित कार्यों का क्या होता है, संपादन होता है। ठीक है, तो जिसमें कि यानी कम लोगों में जो बोली प्रयुक्त होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का साहित्य का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा हम क्या थे बच्चे, कि जब मतलब कि बोली का जो दूसरा मतलब कि अगर हम प्रयोग की बात करें और इनके सामान्य अर्थ की हम बात करें, तो इसमें क्या होते हैं कि एक बोली क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक का मतलब यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों में ये भाषाएं क्या की जाती है, यानी कि एक मानक भाषा के रूप में या स्थानीय भाषा के रूप में या क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या होते हैं, अलग अलग भाषाओं पर आधारित होते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, बोलियों के अर्थ को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। दूसरी बात हम बच्चे क्या देखेंगे कि जब भी हम यानी कि अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, ठीक है, आदि भाषा को जब हिंदी की बोलियां कहते हैं, कहेगा कि हिंदी की बोलियां किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जो अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, मैथिली भाषा है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, भोजपुरी है, गढ़वाली है। ठीक है, तो ये सारी जो भाषाएं हैं वो हिंदी की क्या कहलाती है, बोलियां कहलाती है। ठीक है, तो हम पहले के अर्थ में बोली का जो प्रयोग है ये पहले कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सच बात तो यह है कि अवधी, ब्रज, गढ़वाली जो भाषा होती है ना, तो ये भाषाओं में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, साहित्य की मौजूदगी पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए भाषा वैज्ञानिक जो है का अर्थ यह नहीं है कि भाई जितने भी भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह
उचित होगा कि बोली शब्द का प्रयोग क्या किया जाए, दूसरे अर्थ में भी किया जाए। यानी कि बहुत सारे स्थानिक और क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा जो भी भाषाएं यानी कि विभिन्नता के आधार पर आधारित होती हो, वो सारी के सारी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अब है कि किसी एक भाषा के अंतर्गत कुछ व्याकरण और कुछ जो मुख्य शब्दावलियां होते हैं, वोकैबुलरी होते हैं, इनके अंतर को कई स्थानीय रूप पर क्या किया जाता है, भिन्नता पर आधारित किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भाषा के अंतर्गत जो भी व्याकरण और शब्दावलियों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको एक स्थानीय रूप के आधार पर क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। समझ में आ गई आप सभी को? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम बच्चे क्या देखेंगे कि हिंदी का जो प्रचार करने वाली प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कौन कौन से थी। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। आप सभी ब्रह्म समाज के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज जो कि कलकत्ता में स्थापित है और ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी में हुई थी। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा का क्या किया, प्रचार किया। किस रूप में, तो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे बच्चे प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कहाँ, मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में। कब किया गया बच्चे, 1867 में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में किया गया 1867 ईस्वी में। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा का क्या किया, यानी कि प्रचार प्रसार किया। किस रूप में, तो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के स्थापना के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई बच्चे। ठीक है, कहाँ की गई, तो मुंबई में की गई। कब की गई, 1875 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं आर्य समाज, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है मुंबई में एक संस्था स्थापित की गई 1875 ईस्वी में। तो ये संस्थाएं भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या माना जाता है, मुख्य संस्था माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ये कहाँ स्थापित हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो मद्रास में हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते होंगे, जिनके संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन को स्थापित करके 1897 ईस्वी में इन्होंने हिंदी भाषा का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संस्थाएं पूछा जाता है। अगर आप ऐसे भी करिएगा तो सीधा कहिए ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
प्रमुख भाषाएं यानी कि हिंदी की प्रमुख भाषाएं कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम अवधी भाषा की। तो अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जाता है। ठीक है, तो कहेगा कि हिंदी भाषा के साहित्य भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाएगा? तो बोलेंगे प्रेम मार्गी सूफी कवियों को जो है जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बच्चे जानेंगे कि हिंदी अवध क्षेत्र की बोली है। तो नाम से ही है अवधी। अवधी कहाँ की भाषा? अवध की भाषा, अवध की बोली होती है। ठीक है, अवधी को का दूसरा नाम बच्चा क्या है? कोसली। अवधी का दूसरा नाम क्या है? कोसली है। ठीक है, तो इसे कोसली नाम से भी पुकारा जाता है। और अवधी भाषा की पहली जो कृति थी वो मुल्ला दाऊद की चंद्रायन, ये जो है उनकी क्या है? कृति है। किसकी? यानी कि अवधी भाषा की पहली जो कृति थी बच्चे, वो क्या नाम था? तो बोलेंगे चंद्रायन या लोरहका। ठीक है, लोर कहा। ठीक है, तो ये चंद्रायन और या लोर कहा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बोलेंगे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद के द्वारा ये लिखा गया। अवध भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया था पहला कृति। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे कौन कौन? चंद्रायन और लोर कहा। ठीक है, चलिए लोरकहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। तो राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा में, ठीक है, तो राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रधानता दी है। कहेगा कि किन लोगों ने अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया या प्रधानता दी? तो बोलेंगे राम भक्त कवियों ने। ठीक है, तो इसमें राम भक्त कवियों में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? तो जायसी जी का है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है, तो तुलसीदास भी जो थे वो भी राम भक्त कवि थे भाई। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अवधी के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के बारे में। तो अवधी के प्रमुख कवि और उनके रचना, तो कवि को आप रचनाकार कह सकते हैं भाई। तो सबसे पहला नाम आता है कुतुबन का। कुतुबन ने कौन सी मतलब रचना की? मृगावती का। मृगावती किसके द्वारा लिखा गया? कुतुबन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ये क्या लिखे भाई? पद्मावत लिखे। ये क्या लिखे? पद्मावत लिखे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताया जाए? चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम आगे जो बात करने वाले हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है कवियों के जो नाम है ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन में कोई भी परेशानी ना हो। तो इसलिए आप हमेशा इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो देख लिया आपने कुतुबन किसके द्वारा, कुतुबन ने क्या लिखा? तो मृगावती की रचना की, जायसी ने पद्यावत की रचना की। उसके बाद मधुमालती है। ठीक है, मधुमालती ये किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है भाई? तो यहाँ होगा मंझन। क्या होगा? मंझन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे? मधुमालती के रचनाकार, मधुमालती की रचना किसने की? तो मंझन ने की है। ठीक है, नूर मोहम्मद इंद्रावती का रचनाकार थे। उसके बाद उस्मान साहब जो है वो चित्रावली के रचनाकार हैं। उसके बाद तुलसीदास रामचरितमानस। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या?
अगली कॉन्सेप्ट में देखते हैं। अब है, आपने अवधी भाषा समझ लिया, अब बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो ब्रज भाषा जो है, यानी कि कहिए कि हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा की जो मतलब कि स्थापना जो हुई वो 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। ठीक है। ब्रज भाषा के आचार्य कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। ठीक है। और इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन जो है किया। ठीक है। मतलब कि भारतीय भाषाओं, गिलक्राइस्ट ने अलग अलग भारतीय भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है। और व्याकरण और शब्दकोश की भी इन्होंने क्या की? रचना की। ठीक है। कौन? आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है। ब्रज भाषा में सर्वाधिक जो साहित्य की रचना वो कृष्ण भक्त कवियों के पूर्व मध्य काल में की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि ब्रज भाषा यानी कि भगवान श्री कृष्ण का याद रखिएगा नाम, यानी कि कृष्ण भक्त जो है ब्रज भाषा का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है। चलिए अब है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ठीक है। इन्होंने 8 कवियों को लेकर के 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बोलेंगे वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य महोदय थे। ठीक है। तो जिसमें से 4 जो थे वो कौन थे? यानी कि 8 कवियों को लेकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने किए थे। तो 8 में से 4 जो शिष्य थे वो किसके थे? तो विट्ठलनाथ के थे। किसके थे? तो विट्ठलनाथ के थे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, विट्ठलनाथ भाई कौन थे? तो विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य का नाम है वो देख लीजिए। इसमें गोविंद दास स्वामी, नंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है। ये कौन थे? यानी कि वल्लभ नाथ के 4 क्या थे? शिष्य थे। उसके बाद वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। ठीक है। तो ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो यहाँ विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, और हम आगे क्या देख रहे हैं? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है। जो कि 8 मिला करके इन्होंने किसकी रचना की थी? तो अभी हमने जस्ट बताया कि इन्होंने अष्टछाप की रचना की। कौन? तो वल्लभाचार्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखेंगे कि कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का सर्वोच्च स्थान है। ठीक है। तो सूरदास वल्लभाचार्य के कौन थे? शिष्य थे। अभी हमने जस्ट बताया कि वल्लभाचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ठीक है। जिनमें कि सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के क्या थे? यानी कि मुख्य शिष्य थे। यानी कि कृष्ण कवियों में सूरदास का नाम जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने दुखी होकर के कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाके कछु लेना होय सो ले। ठीक है। यानी कि पुष्टि मार्ग को क्या है? एक जहाज के रूप में माना जाता है। यानी कि चाहे आप कुछ लीजिए या फिर कुछ नहीं लीजिए, लेकिन जहाज का काम क्या होता है? यानी कि आदमी को लेना और छोड़ना। तो उसी तरह सूरदास भी क्या थे कि हमारे मतलब कि जीवन साहित्य में इन्होंने क्या किया? इनका आंख नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने लिए कुछ नहीं करते थे। मतलब कि दूसरों के लिए इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों का क्या किया? रचना किया। ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये सारी गाथा जो है विट्ठलनाथ ने जो है पुष्टि मार्ग में सूरदास के लिए क्या किया है? उच्चारित किए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि
कि रीतिकालीन कवियों में किन कौन कौन से आते हैं। तो जब बच्चे हम रीतिकालीन कवियों में अगर कहेंगे तो कहेंगे केशवदास, बिहारी, देव पद्याकर, भिखारी दास, सेनापति, मतीराम, धनानंद, बोधा, आलम कवियों ने ब्रज भाषा साहित्य को क्या बनाया, समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। तो ये सारे कवि जो है रीतिकालीन कवि के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने ब्रज भाषा को क्या किया, विस्तारित किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या जानेंगे, निम्बार्क संप्रदाय, जो कि राधा वल्लभी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो कहेगा कि कौन सा संप्रदाय जो है यानी कि ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया, तो बोलेंगे निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य में परिवर्तित कर इसे समृद्ध बनाने में अपना क्या दिया, सहयोग दिया। चलिए अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खड़ी बोली से। खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात रात्रि 18 सदी से हुआ। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो शुरुआत हुआ तो ये गद्य की परंपरा का सूत्रपात होने के बाद हुआ। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है बच्चे वो प्राचीनतम गद्य रचना प्रसिद्ध कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है वो प्राचीनतम गद्य रचना प्रसिद्ध कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 18वीं शताब्दी या 18वीं होगा भाई। ठीक है, 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं का भाषा योग वशिष्ठ और पद्य पुराण है। तो कहेगा 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भाषाएं कौन सी हैं, तो बोलेंगे योग वशिष्ठ और पद्य पुराण, योग वशिष्ठ और पद्य पुराण। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी थे। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन थे, तो राम प्रसाद निरंजनी थे। और पद्य पुराण के रचयिता कौन थे, तो पंडित दौलत राम थे। तो यहाँ आपने देखा ना कि योग वशिष्ठ और पद्य पुराण ये दोनों जो गद्य रचनाएं थी ये 18वीं शताब्दी से ताल्लुक रखते थे। और मतलब कि कहिए कि योग वशिष्ठ के रचयिता कौन थे, राम प्रसाद निरंजनी थे। और पद्य पुराण के रचयिता कौन थे, तो पंडित दौलत राम थे। ठीक है, अब है कि खड़ी भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी भाषा का दूसरा नाम कौरवी है। क्या है भाई, खड़ी भाषा का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बच्चे यहाँ ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के हिंदी गद्य के 4 उच्च कोटि के लेखक हैं, जिनमें कि मुंशी सदासुख लाल, ये दिल्ली के निवासी थे। मुंशी सदासुख लाल कौन थे, तो ये थे हिंदी गद्य साहित्य के उच्च कोटि के लेखक। ठीक है, जो कि हिंदी के निवासी थे और इन्होंने उर्दू फारसी के विख्यात साहित्यकार भी थे। ठीक है, इनका सुख सागर यानी कि मुंशी सदासुख लाल का तो सदासुख लाल और सुख सागर याद रखिएगा नामक ग्रंथ विख्यात है। तो कहेगा सुख सागर के रचयिता कौन थे, तो बोलेंगे मुंशी सदासुख लाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंसा अल्लाह खां, ये सॉरी, तो इंसा अल्लाह खां जो है ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। इन्होंने हिंदी के प्रयोग से रानी केतकी की कहानी की रचना की। तो रानी केतकी कहानी की रचना किसके द्वारा की गई, तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा की गई, जो कि उर्दू के क्या थे, प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग मतलब कि उच्च कोटि के लेखक को देखते हैं। तीसरा है लल्लू लाल। लल्लू लाल आगरा के
गोकुलपुरा के निवासी थे और इन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की। तो प्रेम सागर की रचना किसके द्वारा की गई? लल्लू लाल के द्वारा की गई। और नेक्स्ट बच्चा क्या है? सदल मिश्र। सदल मिश्र कौन थे? ये बिहार के निवासी थे और इन्होंने किसकी रचना की? तो नासिकेतोपाख्यान की रचना किसके द्वारा की गई? सदल मिश्र के द्वारा की गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे अब नेक्स्ट बातें देखेंगे कि खड़ी बोली गद्य की क्या होती है। पहली रचना गोरा बादल की कथा मानी जाती है और गोरा बादल की रचना के मतलब कि कवि कौन थे, रचनाकार कौन थे? जठमल थे। कौन थे भाई? जठमल थे। ये चीजें एकदम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के 4 जो है मुख्य लेखक यानी उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ कोटि के लेखक कौन कौन थे? बोलेंगे मुंशी सदासुखलाल, दूसरा इंसा अल्लाह खां, तीसरा बोलेंगे हम लल्लू लाल और चौथा बोलेंगे सदल मिश्र। ठीक है, मुंशी सदासुखलाल के द्वारा सुखसागर लिखा गया। उसके बाद इंसा अल्लाह खान के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई। उसके बाद लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर की रचना की गई और सदल मिश्र के द्वारा क्या लिखा गया? तो नासिकेतोपाख्यान की रचना की गई। ठीक है, तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन थी? तो बोलेंगे गोरा बादल की कथा। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो जठमल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये एकदम पूछे जाते हैं बच्चे, एकदम याद रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम उल्टा के देख लीजिए, एकदम पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम यहाँ बच्चे देखेंगे कि गद्य साहित्य के विकास में 2 महानुभावों का विशेष योगदान रहा। किसका किसका भाई? तो पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदराज। ठीक है, और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और दूसरा क्या है भाई? राजा लक्ष्मण सिंह। तो इनकी पुस्तकें कौन सी भाषा में थी? उर्दू भाषा की बाहुल्य देखने को प्राप्त होता है। यानी कि इन्होंने जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और फिर राजा लक्ष्मण सिंह की जो रचना है, तो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हम देखते हैं। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, इतिहास तिमिर नाशक, उपनिषद सार। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और साथ साथ इनके सहयोगी राजा लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अपनी रचनाओं में संस्कृत मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया। यानी कि संस्कृत और हिंदी दोनों को मिला करके इन्होंने अपनी रचना को किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या स्वरूप है? तो राजभाषा के रूप में अगर हिंदी के स्वरूप की बात हम बच्चे करते हैं तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर याद रखिएगा डेट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी साहित्य को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो अगर कहेगा कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो हम बताएंगे 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ बच्चे देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है भाई? हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, राजभाषा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खरे थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गंगाधर खरे थे। ठीक है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? तो 15 जुलाई
1955 को हुई। ठीक है, राजभाषा आयोग की पहली बैठक कब हुई? 15 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, राजभाषा का अर्थ क्या है? यानी वह भाषा जो सरकारी कामकाजों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वैसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस समय हमारे यहाँ राजाओं और नवाबों का क्या था? राज था। उस समय राजभाषा को दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या बोलेंगे कि नवाबों और राजाओं का जब क्या था? अधिकार था, शासन था। उस समय राजभाषा को किस भाषा से जाना जाता था? दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता था। तो जब अब राजभाषा को संवैधानिक रूप से जो दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, तो सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में आर्टिकल 343 में लिखा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। यानी कि भाषा क्या होगी? यानी हिंदी होगी, और लिपि भाई क्या होगी? देवनागरी होगी। यानी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा आर्टिकल 343 में क्या किया गया? शामिल किया गया। चलिए अब नेक्स्ट बात है, हम लोग बच्चे जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बातें आप जान गए। ठीक है, दूसरा क्या है? संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ये याद रखिएगा। यानी कि संघ के राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए, यानी कि जो भी नेशनल प्लानिंग होगी उनके लिए प्रयोग होने वाले जो भी अंक का रूप क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या होगा? मान्यता होगा। किंतु इसी धारा यानी कि आर्टिकल 343 के भाग 1 के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष तक की कालावधि तक, यानी 15 वर्ष की अवधि तक, समय तक उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। ठीक है, जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा और लिपि देवनागरी ये तो राजभाषा में होगी ही, साथ ही क्या कहा गया कि 15 वर्ष की कालावधि यानी समय के अंतराल में, यानी कि जितने भी राजकीय भाषा राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होगा। ठीक है, जिसके लिए वह पहले से क्या हो रही थी? प्रयुक्त। यानी कि अंग्रेजी जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, आंग्ल भाषा है, इसे पहले से भी प्रयुक्त किया जा रहा था। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। तो अब यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बच्चे देखेंगे कि संविधान के अनुसार वही भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है जिसमें कि राष्ट्रभाषा के सर्वाधिक गुण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा के मतलब कि जो सर्वाधिक गुण की बात हमने कही जो कि राजभाषा में होनी चाहिए, तो कौन कौन से गुण होनी चाहिए, थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। दूसरा क्या है कि उसमें उच्च कोटि के साहित्य की भी रचना हुई हो। ठीक है, तीसरा क्या है कि उसका जो शब्द है वो शब्द भंडार विस्तृत हो और समृद्ध हो। ठीक है, साथ ही व्यापक क्षेत्र में व्यवहार पर आधारित हो, व्यवहारित हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि उसका व्याकरण सरल और नियमबद्ध हो, साथ ही लिपि सुस्पष्ट और वैज्ञानिक हो। ठीक है, तो वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो और वह भाषा जो राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। तो ये सारी चीजें के मतलब कि गुणों के रूप में होने
के लिए, यानी कि ये सारी चीजें तभी राष्ट्रभाषा में क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बच्चे हम लोग जानेंगे कि जितने भी आप समस्त जितने भी राष्ट्रभाषा के विशेषताओं को आपने देखा, तो उन विशेषताओं के आधार पर हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है, आज सिर्फ हिंदी ही भारत की राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि उर्दू, गुजराती, तमिल, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, बंगला, मलयालम, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोंगरी शामिल हैं। ये आपके क्या थे, 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है, इन्हें एक स्थान मिला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बच्चे देखेंगे कि राजभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी भाषा को, राजभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त जो है, विदेशी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रभाषा किसी स्वदेशी भाषा को ही बनाया जा सकता है। यहाँ इस बात को समझिए, राजभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए केवल और केवल स्वदेशी भाषा को ही क्या करना होगा, अपनाना होगा। राजभाषा मानक भाषा होती है, बच्चे याद रखिएगा, राजभाषा जो होती है वो मानक भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा अन्य भाषाओं के क्षेत्रीय प्रभावों को ग्रहण करती है। अन्य भाषाएं क्षेत्रीय प्रभावों को ग्रहण करती है। ठीक है, चलिए, राजभाषा को किसी भी देश में एक से अधिक हो सकती है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश में एक ही होती है। क्या बोलेंगे, राजभाषा बहुत अधिक होते हैं, लेकिन जबकि राष्ट्रभाषा कोई एक होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ जो है और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अब हम लोग जितनी भी बातें पढ़े, तो इससे एक पता चलेगा कि नहीं हमारे हिंदी के कॉन्सेप्ट कैसे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बच्चे देख रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है। ठीक है, अष्टछाप कवि कौन है, तो पहला है तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, बिहारी लाल। ठीक है, तो आप सभी को जो है अभी जस्ट पढ़ाया गया कि विठल नाथ ने मतलब कि 8 शिष्यों की मदद से इन्होंने अष्टछाप की क्या की थी, रचना की थी, जिसमें कि जो विठल दास के जो शिष्य थे, मतलब मुख्य शिष्य थे सूरदास। कौन थे भाई, सूरदास थे। ठीक है, तो इसलिए अष्टछाप कवियों में से इनका नाम आता है, तो सूरदास का नाम आता है। थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत हो गया है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कबीर का संबंध किसका भाई, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है बच्चे। ठीक है, पहला है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति, दूसरा है राम भक्ति धारा, फिर है प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, और चौथा है कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा बताया जाए तो कबीर का संबंध जो है ये क्या थे, राम भक्त थे। कौन थे भाई, राम भक्त थे। तो राम भक्ति धारा, कबीर का संबंध किससे है, तो राम भक्ति धारा से है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य क्या माना जाता है? निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है एकार्थ काव्य, चौथा है चरित काव्य। बताया जाए। ठीक है, तो कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाएगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो कामायनी का काव्य जो है माना जाता है महाकाव्य। तो कामायनी महाकाव्य, याद रखिएगा, कामायनी महाकाव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, हमें ये बताने हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है बिहारी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ जैसे पूर्वी हिंदी में जो आ जाता है वो आपका जैसे कि मगधी आ जाता है, तो ये नहीं होगा बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी नहीं होगा, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगले कॉन्सेप्ट में हम बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनका पूरा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी में प्रथम रचना करने वाला कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवियों में तो सबसे पहला नाम किसका आता है? तो अमीर खुसरो का आता है। किसका आता है भाई? अमीर खुसरो का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? ठीक है, पहला है अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, परिनिष्ठ हिंदी, खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का आधार क्या होगा? बताया जाए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो मानक हिंदी का जो आधार होगा वो आपको बताए थे सबसे पहले क्लास में, यानी अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश है। अब है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल? बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताए थे कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के काल को हम संक्रांति काल या संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, संक्रांति काल। चल ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी हिंदी में किसने लिखी? निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी हिंदी में रचना किसने लिखी? ठीक है, चलिए तो सबसे पहला निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा होगा। अपनी आत्मकथा, यहाँ एक याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ठीक है, तो अपनी आत्मकथा को हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा? तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में क्या है? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और बनारसी दास। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा लिखने वाले जो रचनाकार हैं उनका नाम है बनारसी दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो आपको पहले बताए थे कि हिंदी भाषा में का विकास जो है सबसे सही जो अनुक्रम होगा वो कौन होगा? तो सबसे पहले पाली, सबसे पहले कौन सा भाषा का विकास? पाली। दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और अपभ्रंश से
हिंदी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम क्या देखेंगे, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है। पहला है संघ की भाषा का, दूसरा है उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, या राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, बताया जाए तो यहाँ पर हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 351 में आर्टिकल 351 में राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है ये हमें देखने हैं। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी, ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, इसको याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। आई बात समझ में, राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से किस राजभाषा का विकास हुआ। पहला है बिहारी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है बंगला, चौथा है पंजाबी। बताया जाए। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, इसे आपको बताने हैं। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ। कृष्ण काव्य और रीतिकालीन, तो ये आपको पढ़ाए थे भाई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो रीतिकालीन और क्या कहते हैं कृष्ण काव्य की बात होती है, तो कृष्ण का संबंध किससे है, ब्रज भाषा से है। किससे है, ब्रज भाषा से है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट मतलब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है आपका गिरधर दास। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले जो कवि थे, जिन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया, उनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से जाना जाता है। तो मैथिली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन था क्या, शौरसेनी, मगधी, अर्ध मगधी और फिर नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्री। ठीक है, तो मगधी अपभ्रंश से मैथिली भाषा का क्या हुआ, विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाएगी, नहीं बोली जाती है भाई, खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग अवधी बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, मैथिली भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्या नहीं बोलते हैं, तो खड़ी बोली नहीं बोलते हैं। तो राइट आंसर डी।
चलिए नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय यानी जिसको भारोपीय भी कहते हैं, भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है। ठीक है, तो पहला है भारत और यूरोप का, तो संस्कृत है, तमिल है और अंग्रेजी है। हिंदी नहीं होगा, ठीक है, हिंदी, ठीक है, तो हिंदी नहीं तमिल नहीं होगा, राइट आंसर तमिल, सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय जिसको कि भारोपीय कहते हैं, तो हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, अंग्रेजी है, तमिल नहीं है, तो तमिल इज राइट आंसर, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य का वर्णन और उनके रचना के बारे में जो है पूरे कॉन्सेप्ट लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और ना भी पसंद आए तो भी आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप भाई लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, यानी कि केबीएस के और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, बाय बाय।